गुलदस्ता से आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पथेर दावी का हिंदी रूपांतर पथ के दावेदार धारावाहिक के रूप में। आइए आज सुनते हैं इसका अगला भाग। भारती हंस पड़ी, बोली, यदि म्लेच्छ जीवन दान दे तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मुंह में जल देते ही प्रायश्चित होना चाहिए। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अगर कल समय मिला तो एक बार देखने आऊंगी। ये कहकर जाते जाते अचानक घूमकर बोली, और न आ सकूं तो तिवारी के अच्छा हो जाने पर उससे कह दीजिएगा कि अगर आप न आ जाते तो मैं न जाती। लेकिन म्लेच्छ का भी तो एक समाज है। आपके साथ एक ही कमरे में रात बिताने में वो लोग भी अच्छा नहीं मानते। कल सवेरे आपका चपरासी आएगा तो तलवलकर बाबू को खबर दे दीजिएगा, सब व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, नमस्कार। अपूर्व ने कहा, करवट बदलवाने की जरूरत पड़ी तो कैसे बदलूंगा? सावधान होकर बदलिएगा। मैं स्त्री होकर अगर कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपूर्व चुप ही रहा। जाने के लिए भारती ने ज्यों ही दरवाजा खोला, अपूर्व ने भय से आकुल होकर कहा, और अगर ये बैठ जाए, अगर रोने लगे? इन प्रश्नों का उत्तर न देकर भारती दरवाजा बंद करके चली गई। जब तक उसके कदमों की आवाज सुनाई देती रही, अपूर्व शांत बैठा रहा, लेकिन खामोशी होते ही स्वयं को न संभाल सका। भय से दौड़ता हुआ बाहर आया, देखा भारती तेजी से चली जा रही है। मिस भारती न कहकर उसने ऊंची आवाज में पुकारा, भारती। भारती मुड़कर देखते ही अपूर्व दोनों हाथ जोड़कर बोला, जरा इधर आइए। भारती लौट पड़ी। अंदर जाकर देखा वहां अपूर्व नहीं है। तिवारी अकेला पड़ा है। वो बरामदे में भी नहीं था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखा, स्नान घर का दरवाजा खुला है। दरवाजे के अंदर गर्दन बढ़ाकर देखा तो उसके भय की सीमा न रही। अपूर्व फर्श पर पड़ा था। दोपहर को जो कुछ खाया था उलट दिया था। आंखें बंद हैं और शरीर पसीना पसीना हो रहा है। पास जाकर बोली, अपूर्व बाबू। अपूर्व ने आंखें खोलकर देखा, फिर तत्काल आंखें मूंद ली। एक पल दुविधा के बाद भारती उसके पास आ बैठी और माथे पर हाथ रखकर बोली, उठकर बैठना होगा। सिर पर और मुंह में जल न देने पर तबीयत ठीक नहीं होगी अपूर्व बाबू। अपूर्व उठ बैठा। भारती हाथ पकड़कर उसे नल के पास ले गई और नल खोल दिया। उसने हाथ मुंह धो डाले। भारती उसे धीरे धीरे कमरे में ले आई और चारपाई पर लिटाकर आंचल से उसके हाथों और पैरों का पानी पोंछ डाला। फिर पंखे से हवा करती हुई बोली, जरा सोने की कोशिश करो। आपके स्वस्थ न होने तक मैं यहीं रहूंगी। अपूर्व लज्जित होकर बोला, लेकिन आपका खाना? भारती बोली, आपने खाने का अवसर ही कहाँ दिया? पल भर चुप रहकर अपूर्व ने पूछा, अच्छा, आपको मिस भारती कहकर न पुकारने पर आप क्या नाराज होंगी? जरूर, लेकिन केवल भारती कहकर पुकारने पर नहीं होंगी। लेकिन और लोगों के सामने? भारती हंसकर बोली, और लोगों के सामने भी। लेकिन अब चुप होकर जरा सो जाइए, मुझे काफी काम करने हैं। अपूर्व बोला, सोते हुए डर लगता है, पीछे कहीं तुम चली न जाओ। अगर जागते रहने पर भी चली जाऊं तो आप क्या कर लेंगे? अपूर्व चुप रह गया। भारती बोली, हमारे म्लेच्छ समाज में क्या नेकनामी और बदनामी से बचकर नहीं चलना पड़ता? अपूर्व की बुद्धि ठिकाने नहीं थी। प्रत्युत्तर में उसने एक विचित्र प्रश्न कर डाला, बोला, मेरी माँ यहाँ नहीं है। मेरे बीमार पड़ जाने पर आप क्या करेंगी? तब तो आपको ही रहना होगा। मुझे रहना होगा? आपके मित्र तलवलकर बाबू को खबर देने से काम नहीं चलेगा? अपूर्व गर्दन हिलाकर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। या तो माँ फिर आप दोनों में से एक को न देख पाने पर मैं नहीं बचूंगा। कल अगर मुझे चेचक निकल जाए तो आप ये बात भूल मत जाना। उसके अनुरोध के अंतिम शब्द किस तरह सुनाई दिए कि भारती जैसे स्वयं को ही भूल गई। बिछौने के एक छोर पर बैठकर अपूर्व के शरीर पर एक हाथ रखकर रूधे गले से बोली, नहीं नहीं, नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी।
इस बात को क्या कभी भूल सकती हूँ? लेकिन इन शब्दों के मुंह से निकलते ही अपनी भूल समझकर एकदम उठ खड़ी हुई। जोर लगाकर जरा हंसकर बोली, लेकिन अच्छा हो जाने पर भी तो कम विपत्ति नहीं आएगी अपूर्व बाबू। धूमधाम से प्रायश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, अब सो जाइए, मुझे बहुत काम करने हैं। कौन से काम? खाना खाना है। भारती बोली, खाना तो दूर, अभी तक स्नान भी नहीं किया। लेकिन सांझ के समय स्नान करने से बीमार न पड़ जाओगी? भारती बोली, असंभव नहीं है, लेकिन स्नान घर में आपने जो गंदगी फैला दी है उसे साफ करने पर स्नान किए बिना क्या रहा जा सकता है? अपूर्व लज्जित होकर बोला, वो सब मैं साफ कर दूंगा, आप मत कीजिए, कहकर उठने लगा। भारती रूठ कर बोली, अब बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोने की कोशिश करो। लेकिन ऐसे कोमल आदमी को माँ ने विदेश कैसे भेज दिया, यही सोच रही हूँ। उठिए मत, वो नहीं है। बनावटी क्रोध और शासन के स्वर में आज्ञा देकर वो चली गई। निर्जीव की तरह अपूर्व कब सो गया वो जान भी न सका। उसकी नींद टूटी भारती के पहुंचने पर। आंखें मलकर उठने पर देखा रात के 12 बज गए हैं। भारती सामने खड़ी है। अपूर्व की पहली नजर पड़ी उसके बालों की लंबाई पर। सुगंधित साबुन की गंध से कमरे की हवा हठात पुलकित हो उठी थी। काली पाड़ की साड़ी पहने हैं। बदन पर अंगियां न होने के कारण वहां का अधिकतर भाग दिखाई दे रहा है। भारती की ये मानो कोई नूतन मूर्ति है जिसे अपूर्व ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मुंह से एकाएक निकला, इतने भीगे बाल सूखेंगे कैसे? कैसे सूखेंगे आप इनकी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ आइए। तिवारी कैसा है? ठीक है, कम से कम आज की रात तो आपको सोचना न पड़ेगा। उसके साथ साथ दूसरे कमरे में आकर देखा, एक छोटी सी टोकरी में कुछ फल फूल, एक थाली, एक गिलास रखा है। भारती ने दिखाकर कहा, इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता था। पानी से सब धो डालिए, थाली ग्लास सब। ग्लास में जल लेकर उस कमरे में जाइए, मैंने आसन लगा दिया है। अपूर्व ने पूछा, आप ये सब कब ले आई? भारती बोली, आप सो रहे थे, पास ही फलों की एक दुकान है, दूर नहीं जाना पड़ा। टोकरी तो आप लोगों की ही है। फिर जाते जाते सावधान कर गई, चाकू धोते समय कहीं हाथ मत काट लेना। कुछ देर बाद अपूर्व आसन पर बैठा फल काट रहा था और पास ही बैठी भारती हंस रही थी। अपूर्व ने कहा, आप हंसिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने मेरे भोजन के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए सहस्त्रों धन्यवाद। माँ के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं करता। उसकी बात को अनसुनी करके भारती ने कहा, हंसती हूँ क्या अपनी इच्छा से? अपूर्व बाबू, तिवारी के स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही माँ को चिट्ठी लिखूंगी कि या तो वो यहाँ आ जाए या फिर अपने लड़के को वापस बुला लें। ऐसे मनुष्य को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। अपूर्व बोला, माँ अपने लड़के को अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन देखिए, अगर यहाँ मेरे बजाय मेरे भाइयों में से कोई होता तो आपकी इतनी बातें न चलती। वो लोग आपसे ही सारे काम करा लेते। भारती समझी नहीं। अपूर्व बोला, भाई लोग सब कुछ खाते पीते हैं, मुर्गी और डिनर बिना उनका पेट नहीं भरता। भारती आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? अपूर्व बोला, सच कह रहा हूँ, पिताजी भी तो आधे ईसाई थे। माँ को उस हालत में क्या कम कष्ट भोगने पड़े थे? भारती उत्सुक होकर बोली, क्या ये सच है? लगता है माँ जी भयानक हिंदू हैं। अपूर्व बोला, भयानक क्यों? हिंदू घर की लड़की को जैसा होना चाहिए वैसी ही है। माँ की बात कहते कहते उसका स्वर करुण और स्निग्ध हो उठा। बोला, घर में 2 बहुएं हैं, फिर भी माँ को अपनी रसोई आप ही बनानी पड़ती है। लेकिन माँ का स्वभाव ही ऐसा है, कभी किसी पर दबाव नहीं डालती, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। कहती है, मैं भी तो अपने आचार विचार त्याग कर अपने पति के मत को स्वीकार न कर सकी। अगर ये लोग मेरे मत से सहमत न हो सके तो शिकायत करना ठीक नहीं। मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार मानकर बहुओं को चलना पड़ेगा, इसका कोई अर्थ भी है? भारती ने भक्ति और श्रद्धा से अवनत होकर कहा, माँ पुराने जमाने की महिला है, लेकिन उनमें धीरज बहुत है।
अपूर्व ने उत्साहित होकर कहा, धीरज? माँ के धीरज की क्या कोई सीमा है? आपने उनको देखा नहीं है। देखने पर एकदम ही आश्चर्यचकित रह जाएंगी। भारती प्रसन्न मौन मुख से टकटकी लगाए ताकती रही। अपूर्व बोला, ये मान लेना पड़ेगा कि समूचे जीवन में मेरी माँ दुख ही भोगती रही। उनका संपूर्ण जीवन पति पुत्रों के म्लेच्छाचार सहते ही बीता है। उनका एकमात्र भरोसा मैं हूँ। बीमारी की हालत में केवल मेरे ही हाथ का पकाया भोजन मुंह में डालती हैं। भारती ने कहा, तब तो उनको कष्ट हो सकता है। अपूर्व ने कहा, शायद हो भी रहा हो। इसलिए तो उन्होंने मुझे पहले छोड़ना नहीं चाहा। पर मैं हमेशा तो घर में बैठा नहीं रह सकता। उन्हें एकमात्र आशा है कि मेरी पत्नी रसोई बनाकर उन्हें खिलाया करेगी। भारती हंसकर बोली, उनकी इस आशा को आप पूरा करके क्यों नहीं आए? अपूर्व बोला, लड़की पसंद करके जब माँ ने सब ठीक ठाक कर लिया तभी मुझे झटपट यहाँ चला आना पड़ा। मैं कह आया हूँ कि माँ जब चिट्ठी लिखेगी तो आकर आज्ञा का पालन करूँगा। भारती बोली, ये ठीक है। अपूर्व बोला, मैं चाहता हूँ कि वो माँ को कभी दुख न दे। मुझे क्या ज़रूरत है गान वाद्य जानने वाली कॉलेज में पढ़ी हुई विदुषी लड़की की? भारती बोली, हाँ, ज़रूरत ही क्या है। अपूर्व स्वयं भी किसी दिन इसका विरोधी था। भाभी का पक्ष लेकर झगड़ा करके क्रुद्ध होकर माँ से कहा था, किसी ब्राह्मण पंडित के घर से जैसे बने एक लड़की पकड़ लाकर झमेला खत्म कर दो। इस बात को आज बिल्कुल ही भूल गया। बोला, आप जो बात समझती हैं मेरे भाई और भाभियां उस बात को समझना नहीं चाहती। अपना धर्म मानकर चलना चाहिए। पूरा घर आदमियों से भरा होने पर भी मेरी माँ अकेली हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता है उनका। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे किसी आचरण से माँ को दुख न हो। कहते कहते उसका गला भारी हो गया और आंखों में आंसू छलछला उठे। तभी तिवारी कुछ बड़बड़ा उठा। भारती उठकर चली गई। आज अपूर्व का तन मन भय और चिंता से अत्यंत विकल हो उठा था। माँ को अपने पास देखने की अंधी आकुलता से उसके भीतर ही भीतर कोहरा घुमड़ने लगा था। यह बात अंतर्यामी से छिपी नहीं रही, लेकिन भारती का हृदय अपमान की वेदना से तड़प उठा। थोड़ी देर बाद लौटकर उसने देखा अपूर्व किसी तरह फल काटने का काम समाप्त करके चुपचाप बैठा है। बोली, बैठे हैं? खाया नहीं? नहीं, आपके लिए बैठा हूँ। क्यों? आप नहीं खाएंगे? नहीं, इच्छा होगी तो मेरे लिए अलग रखे हैं। अपूर्व ने फलों का थाल हाथ में कुछ आगे ठेलकर कहा, क्या ऐसा कभी हो सकता है? आपने सारे दिन नहीं खाया और उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अत्यंत सूखे दबे स्वर में उत्तर मिला, आप तो बहुत परेशान करते हैं। भूखे हैं तो खाइए, नहीं तो खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। उसके चेहरे को अपूर्व ने देख लिया। उस चेहरे को वो फिर कभी नहीं भूल सका। आने के दिन से लेकर अब तक अनेक बार भेंट हुई थी। झगड़े में, मेलजोल में, शत्रुता में, मित्रता में, संपत्ति और विपत्ति में कितनी ही बार तो इस लड़की को देखा है, लेकिन उस दिन के देखने और आज के देखने में कोई समता नहीं है। भारती चली गई। फलों का थाल उसी तरह पड़ा रहा। अपूर्व उसी तरह काठ की तरह अवाक और निस्पंद बैठा रहा। एक आध घंटे के बाद उसने कमरे में जाकर देखा तिवारी के सिरहाने के पास चटाई बिछाए भारती अपनी बाह पर सिर टिकाए सो रही है। वो जैसे आया था उसी तरह लौट गया और जाकर सो गया। नींद जब टूटी तो सवेरा हो चुका था। भारती ने आकर कहा, मैं अब जा रही हूँ। अपूर्व हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन अभी वो अच्छी तरह होश में न आया था कि कमरे से निकलकर भाग पड़ी। तिवारी रोग मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी कमजोरी बाकी है। जो आदमी अपूर्व के साथ मामू गया था वही रसोई बना रहा है। तिवारी को बचाने के लिए अपूर्व के ऑफिस के अधिकारियों ने अथक परिश्रम किया था। रामदास तो कई दिन घर भी नहीं जा सका था। शहर के एक बड़े डॉक्टर से इलाज कराया गया था। बर्मा देश तिवारी को कभी अच्छा नहीं लगा। अपूर्व ने उसे छुट्टी दे दी है। निश्चय हुआ कि कुछ और स्वस्थ हो जाने पर वो घर चला जाएगा। अगले सप्ताह में शायद ये संभव होगा। उस दिन की गई भारती फिर नहीं आई। तिवारी कभी सोचता, भारती बहुत चालाक लड़की है। अपूर्व के आने का समाचार पाकर भाग गई।
कभी सोचता अपूर्व ने यहाँ आने के बाद शायद उसका अपमान किया हो। अपूर्व स्वयं कुछ न बताता। उससे पूछते हुए तिवारी डरता कि उसकी पूछताछ से बातें खुल जाएंगी। उसके हाथ का छुआ जल उसने पिया है, उसका पकाया हुआ साबू बाडली खाया है। शायद जाति इतने भयंकर रूप से नष्ट हो गई है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तिवारी ने निश्चय कर रखा था कि कलकत्ता पहुंचकर वो अपने गांव चला जाएगा। वहां गंगा स्नान करके किसी ब्राह्मणों को भोजन करा के शरीर को कामकाज चलाने योग्य शुद्ध कर लेगा। इधर उधर की बातों में यहाँ की बातें अपूर्व की माँ के कानों तक पहुंचा देने से क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हालदार परिवार की नौकरी जाएगी, साथ ही समाज में बदनामी भी हो जाएगी। लेकिन इस स्वार्थ और भय के अतिरिक्त तिवारी के हाथ में एक बात और भी थी। वो बात जितनी मधुर थी उतनी ही वेदनापूर्ण भी थी। अपूर्व के मामू चले जाने के बाद इस लड़की के साथ उसका घनिष्ठ परिचय हुआ था। जिस दिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हुई, उस समय तिवारी का खाना पीना भी नहीं हुआ था। लड़की ने रोते हुए आकर उसका दरवाजा खटखटाया। 2 दिन पहले ही जोसेफ मरा था। किवाड़ खोलते ही भारती कमरे में आकर उसके दोनों हाथ पकड़कर ऐसी रोई कि क्या कहें। तिवारी का पकाया हुआ भात हांडी में ही रह गया था। सारे दिन चिट्ठी लेकर न मालूम कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ा। दूसरे दिन जाते समय उसकी आंखों के आंसू जैसे रुकना नहीं चाहते थे। इस बीच उसने भारती को कभी दीदी कभी बहन कहकर भी पुकारा था। 4-5 दिन तक स्वयं ही रसोई बनाकर खिलाई थी। फिर उसके बीमार पड़ जाने पर भारती ने उसकी कितनी सेवा की थी, ये बात वो अच्छी तरह जानता था। कभी सोचता भी न था। याद आते ही जाति नष्ट होने की बात याद आ जाती थी। सुबह स्नान करके भीगे बालों की विशाल राशि पीठ पर लटकाए प्रतिदिन उसका समाचार जानने के लिए आया करती थी। रसोई घर में नहीं जाती थी, कोई चीज नहीं छूती थी। चौखट के बाहर फर्श पर बैठकर कहती, आज क्या क्या पकाया तिवारी, देखो तो। दीदी आसन बिछा दूं? नहीं, फिर चौका धोना पड़ेगा। क्या आसन भी छूने से बिगड़ता है? भारती कहती, तुम्हारे बाबू तो सोचते हैं कि मेरे रहने से समूचे मकान को छूत लग गई है। अपना मकान होता तो शायद जल छिड़क कर पवित्र कर लेते। यही बात है न तिवारी? तिवारी हंसकर कहता, तुम नहीं जान सकी, इसलिए सभी को वैसा ही समझती हो। लेकिन अगर बाबू को एक बार भी अच्छी तरह जान जाती तो तुम भी कहती कि ऐसा मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। भारती कहती, नहीं है ये तो मैं भी कहती हूँ। तभी तो जिसने चोरी होने में रुकावट डाली उसी को चोर समझ बैठे। इस विषय में अपना अपराध याद करके तिवारी दुखी हो उठता। बात दबाकर कहता, लेकिन तुमने भी तो काम कम नहीं किया, जानबूझकर बाबू पर 20 रुपए का जुर्माना कराया। भारती कहती, लेकिन उस दंड को तो मैंने स्वयं ही झेला था। तिवारी, तुम्हारे बाबू को तो देने नहीं पड़े। नहीं देने पड़े? मैंने अपनी आंखों से देखा कि 2 नोट देकर अदालत से बाहर आया। और मैंने भी तो अपनी आंखों से देखा था तिवारी कि तुमने कमरे में घुसते ही 2 नोट नीचे से उठाकर अपने बाबू को दिए थे। तिवारी के हाथ की कलचुल हाथ की हाथ में रह गई। ओह, ये सच है दीदी, लेकिन सब्जी जली जा रही है तिवारी। तिवारी ने कहा, बाबू से मैं ये बात जरूर कहूंगा दीदी। भारती हंसकर बोली, तो क्या होगा? मैं तुम्हारे बाबू से डरती थोड़ी हूँ। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात छोटे बाबू से कहने का अवसर तिवारी को नहीं मिला। कब और किस तरह मिलेगा ये भी नहीं जान सका। एक दिन बासी हल्दी से तरकारी बना रहा था कि भारती की झिड़की सुनाई पड़ी और जिस दिन स्नान किए बिना ही उसने रसोई तैयार की। भारती ने उसके हाथ का भोजन नहीं खाया। तिवारी गुस्से से बोला, तुम लोगों में इतना विचार है, देखता हूं तुम तो माताजी को भी पार करके आगे बढ़ रही हो। भारती ने कोई उत्तर नहीं दिया, हंसती हुई चली गई। बर्मा में अब वो कभी नहीं लौटेगा। जाने से पहले भारती से भेंट होने की आशा भी नहीं है। दिन प्रतिदिन एक ही प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहने से उसकी छाती में भारी कसक उठती रहती है। उस दिन ऑफिस से लौटकर अपूर्व ने अचानक पूछा, भारती का घर कहाँ है तिवारी? तिवारी बोला, मैंने क्या जाकर देखा है बाबू? जाते समय तुम्हें बताया हो शायद। मुझे बताने की भला क्या जरूरत थी?
अपूर्व बोला, मुझे बताया तो था, लेकिन ठीक से याद नहीं रहा। कल पता लगा ना। तिवारी के मन में तूफान मचल उठा। अपूर्व बोला, पुलिस उस चोरी का माल देना चाहती है, लेकिन भारती के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तिवारी कुछ देर चुप रहकर बोला, उस दिन वो यही सूचना देने आई थी, लेकिन मेरी हालत देखकर फिर लौटकर न जा सकी। यदि वो देखभाल न करती तो तू कब का मर चुका होता तिवारी। मुझसे भी भेंट न होती। तिवारी कुछ नहीं बोला। अपूर्व ने फिर कहा, आकर मैंने देखा कि अंधेरी कोठरी में तू है और वो है, तीसरा कोई नहीं। कहाँ जाना होगा, कहाँ सोना होगा, इसका कुछ भी निश्चय नहीं। 2 दिन पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। बड़े कड़क दिल की लड़की है तिवारी। तिवारी चुप न रह सका, बोला, वो कब चली गई? अपूर्व बोला, मेरे आने के दूसरे ही दिन। सवेरा होते न होते ही आवाज आई, अब मैं जा रही हूं, कहकर एकदम चली गई। नाराज होकर गई थी क्या? नाराज होकर? अपूर्व ने जरा सोचकर कहा, नहीं जानता, शायद हो सकता है। उसे समझाया भी तो नहीं जा सकता। नहीं तो तेरा ख्याल रहता था। एक बार समाचार जानने भी नहीं आए कि तू अच्छा हो गया है या नहीं। ये बात तिवारी को अच्छी नहीं लगी। बोला, हो सकता है स्वयं ही अपने रोग शोक के झमेले में पड़ गई हो। अपने रोग शोक में? अपूर्व चौंक पड़ा। उसके संबंध में कई दिन बहुत सी बातें याद आई हैं, लेकिन ऐसी आशंका मन में पैदा नहीं हुई। अपूर्व को एकदम ध्यान आया कि उनके नए डेरे पर तो देखने सुनने वाला भी कोई नहीं है। हो सकता है अस्पताल वाले ले गए हों। हो सकता है अब वो जीवित भी ना हो। ये सब सोचकर वो मन ही मन व्याकुल हो उठा। एक कुर्सी पर बैठकर नेक टाई वेस्ट कोट खोलते खोलते उन दोनों में बातचीत शुरू हुई थी। उसके हाथ का काम वहीं रुक गया। मुंह से एक भी शब्द नहीं रहा। कुर्सी पर काठ की पुतली की तरह बैठा रहा। कुछ देर के बाद तिवारी धीरे धीरे बोला, छोटे बाबू, मकान मालिक का आदमी आया था। अगर तीसरी मंजिल का कमरा लेना हो तो इसी महीने बदल लेना चाहिए, वो कह गया है। मुझे चिंता हो रही है कि फिर कोई आ जाए। अपूर्व ने पूछा, और कौन आने वाला है? तिवारी बोला, आज माँ जी का एक पोस्ट कार्ड मुझे मिला है। दरबान से लिखवा कर भेजा है उन्होंने। मैं अच्छा हो गया इसके लिए बहुत प्रसन्नता प्रकट की है। दरबान का भाई अपने गांव छुट्टी लेकर जा रहा है। उसके हाथ 5 रुपए विश्वेश्वर की पूजा के लिए भेजे हैं। अपूर्व बोला, ठीक तो है। माँ तुझे बेटे जैसा प्यार करती हैं तिवारी। तिवारी बोला, बेटे से भी अधिक। मैं तो चला ही जाऊंगा। माँ तो चाहती है कि छुट्टी लेकर हम दोनों ही चलें। चारों ओर रोक शोक। अपूर्व बोला, रोक शोक मरण कहाँ नहीं है? कलकत्ते में नहीं है? तूने शायद बहुत सी बातें लिखकर उन्हें डरा दिया है। जी नहीं, तिवारी बोला, काली बाबू पीछे पड़ गए हैं। सभी की इच्छा है कि वैशाख के आरंभ में ही ये शुभ कार्य संपन्न हो जाए। काली बाबू की छोटी लड़की को माताजी ने पसंद किया है। इस बात का आभास उनके कई पत्रों में भी था। तिवारी की बात अपूर्व को अच्छी नहीं लगी। बोला, इतनी जल्दी किस लिए? अगर काली बाबू को बहुत अधिक जल्दी हो तो वो और कहीं प्रबंध कर सकते हैं। तिवारी जरा हंसकर बोला, जल्दी माता जी को है। शायद लोग उनको ये कहकर डराते हैं कि बर्मा में लड़के बिगड़ जाते हैं। अपूर्व को क्रोध आ गया। बोला, देख तिवारी, मुझे पंडिताई दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ को रोज रोज चिट्ठियां क्यों लिखता रहता है? मैं बच्चा नहीं हूं। अकारण क्रोध से तिवारी पहले विस्मित हुआ। बीमारी के बाद से उसका दिमाग अच्छा नहीं था। रोज भरे स्वर में बोला, आते समय ये बात माँ को कहकर ना आ सके। ऐसा होने से मैं बच जाता। जात धर्म नष्ट करने के लिए जहाज पर न चढ़ना पड़ता। अपूर्व ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। खूंटी से कोट नेकटाई लेकर पहनता हुआ तेजी से कमरे से निकल गया। तिवारी गर्म होकर बोला, कल रविवार को जहाज चटगांव जाता है। मैं उसी से घर चला जाऊंगा, कहे देता हूं। अपूर्व जाते जाते बोला, न जाओ तो हजारों सौगंधें रही। पथ के दावेदार उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।